तो नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, विराम चिन्ह में कौन कौन से प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, विराम चिन्ह के बारे में और क्या क्या हम जानकारी पढ़ सकते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, आश्चर्यबोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कथन या सूक्ति पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, कोष्टक क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, आज हम सब ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ। नंबर 2 पर पढ़ेंगे परिभाषा। नंबर 3 पर पढ़ेंगे प्रकार। नंबर 4 पर पढ़ेंगे विराम चिन्ह के प्रयोग और नंबर 4 पर पढ़ेंगे प्रयोग होने वाले उदाहरण, कौन कौन से उदाहरण का इसमें प्रयोग होता है। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। विराम चिन्ह का क्या अर्थ होता है। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, रुकना या विश्राम करना। जिस प्रकार हम कभी थक जाते हैं तो आराम करने के लिए विश्राम करते हैं, ऐसे ही हमको पाठ को पढ़ने के लिए, कभी लय बनाने के लिए तो ठहराव की आवश्यकता होती है। इस ठहराव के लिए जिन प्रतीकों या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, उसे समझने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए, कहीं कम समय के लिए तो कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है। भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है और भाव समझने में सुविधा होती है। नंबर 1 उदाहरण जानेंगे, रोको मत जाने दो। नंबर 2 है उदाहरण, रोको मत जाने दो। आओ पढ़ते हैं विराम चिन्ह की परिभाषा। परिभाषा में क्या बताया गया है। विराम चिन्ह व्याकरण और लेखन में वर्ण और शब्दों के सही रूप, संरचना और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों का उपयोग वाक्यों और पाठों को सही तरीके से संचित करने, व्यक्त करने और समझने में मदद करता है। नंबर 1 अब पढ़ेंगे, इसमें विराम चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं। तो विराम चिन्ह की संख्या का विद्वानों में मतभेद है, तो इसकी संख्या कहीं तो 20 बताई गई है तो कहीं 22 बताई गई है। आज हम इसमें 22 विराम प्रतीकों का पढ़ेंगे। नंबर 1 आता है अल्प विराम। इसका प्रतीक एक छोटा सा कॉमा होता है। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा। अल्प विराम का अर्थ हुआ थोड़ा विश्राम अथवा थोड़ा रुकना। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बहुत सी वस्तुओं का वर्णन एक साथ करते हैं तो उनके बीच में अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम का एक छोटा सा प्रतीक प्रयोग किया जाता है। अगर बातचीत में कोई वाक्य है तो उसमें एक जैसे कई शब्दों का प्रयोग बार बार किया जा रहा है तो उनको अलग अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। या भाषा को पढ़ने बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव आता है अल्पविराम कहते हैं। कई संज्ञाएं एक साथ आती हैं, इसमें उपवाक या युग्म शब्द की स्थिति बनती है। किंतु, परंतु, इसलिए जैसे समुच्चय बोधक शब्दों के पूर्व अल्पविराम का प्रयोग होता है। वर्ष, संवत, सन आदि लिखते समय पूर्व भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद तथा संवत के पहले अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। 2 अक्टूबर 1859 को गांधी जी का जन्म हुआ।
अंकों को लिखते समय भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। इसका अंकगणित में भी प्रयोग किया जाता है। उनको प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उनको दर्शाने में किया जाता है। नंबर 2 पे पढ़ेंगे अर्धविराम। अर्धविराम का प्रतीक होता है एक बिंदु नीचे कॉमा अल्पविराम का नीचे अल्पविराम होगा, ऊपर एक कॉमा होगा, तो ये अर्धविराम कहते हैं इसको। नंबर 2 है अर्धविराम चिन्ह। इसका प्रतीक ये है वाक्य में आधी घड़ी का ठहराव या पूर्ण विराम की अपेक्षा कम ठहराव तथा अल्पविराम की अपेक्षा अधिक ठहराव होता है। आमतौर पर अर्धविराम दो उपवाक्यों को जोड़ता है। ये अल्पविराम होता है, दो उपवाक्यों को जोड़ेगा जो थोड़े से असंबद्ध होते हैं एवं जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता है। जैसे फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। तो यहाँ पर और शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, केवल अर्धविराम का ही प्रयोग किया जाएगा इस चिन्ह या प्रतीक का। नंबर बी है दो या दो से अधिक उपाधियों के बीच अर्धविराम का प्रयोग होता है। जब हम पढ़ने या लिखने में दो उपाधियों को लिखते हैं, तो जैसे एम ए और एमड, तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार बीए और बीसीए एक साथ लिखेंगे तो अर्धविराम का प्रयोग होगा। ऐसे ही बीएससी और एमएससी लिखेंगे तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होगा। उदाहरण और देखते हैं कि वह एक धूर्त आदमी है, ऐसा उसके मित्र भी मानते हैं। नंबर 1 है। नंबर 2 उदाहरण, ये घड़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, ये बहुत सस्ती है। नंबर 3 है, हमारी चिट्ठी उड़ा ले गए, बोले तक नहीं। नंबर 4 है, काम बंद है, कारोबार ठप है, बेकारी फैली है, चारों ओर हाहाकार है। नंबर 5 उदाहरण है, कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। ये सारे उदाहरण, जितने भी उदाहरण हैं, ये सारे अर्धविराम चिन्ह के हैं, अर्धविराम के। नंबर 3 पढ़ेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है फुल स्टॉप, इसे फुल स्टॉप भी कहते हैं। एक डंडा इसका प्रतीक है पूर्ण विराम का। ये पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रतीक वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। पूर्ण विराम कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? ये वाक्य की समाप्ति होगी या अंत में लगाया जाता है। वाक्य के संपूर्ण अर्थ का बोधक होता है। वाक्य मतलब कोई वाक्य पूरा होगा तभी इस चिन्ह का प्रयोग लगाया जाएगा। मतलब वाक्य के अंत में पूरी तरह का ठहराव का बोध करता है, मतलब वाक्य की समाप्ति पर ही लगाया जाएगा। ये बोल रहा है शीर्षक के अंत में लगाया जाता है। से विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये एक शीर्षक है तो शीर्षक के अंत में लगाया जा सकता है। पदों की अर्दली के अंत में लगाया जाता है। सिया राम मैं सब जग जानी, ऐसे ही दोहा चौपाई लिखने में भी प्रयोग किया जाता है। प्रथम पंक्ति में एक चिन्ह लिखते हैं, ऐसे ही दूसरी पंक्ति में दो चिन्ह लिखते हैं। दोहा या चौपाई की पहली पंक्ति में एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और दूसरी पंक्ति में दो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 है उपविराम। उपविराम के कई नाम हैं। इस जो चिन्ह है इसके कई अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है, जैसे अपूर्ण विराम या न्यून विराम या विसर्ग चिन्ह या बिंदुदय चिन्ह। इसका उपविराम का प्रतीक होता है, दो बिंदु होते हैं उपविराम के प्रतीक।
इसलिए इसे दो बिंदु होते हैं, इसलिए इसे बिंदुदय भी कहते हैं, इसीलिए इसको बिंदुदय चिन्ह भी कहते हैं। ये बोलने लिखने में अल्पविराम से अधिक ठहराव आता है। उपविराम होता है ना, इसमें अल्पविराम से ज़्यादा समय लगता है। शीर्षक के लिखने में प्रयोग किया जाता है, जैसे आपदा प्रबंधन ही आपदा है और आत्मशलाघा एक मानसिक दुर्गुण है। तो इस प्रकार इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप अच्छे से समझ गए होंगे उपविराम का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रतीक होता है इसका, ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रतीक है। ये वक्ता के मन में जिज्ञासा या संदेह की स्थिति में प्रयोग किया जाता है। कोई भी वक्ता या कर्ता होता है, कर्ता या वक्ता के मन में सवाल, प्रश्न, संदेह, जिज्ञासा जागृत हो तो उस स्थिति में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्यों में पूर्ण विराम के स्थान पर किया जाता है। ये जिस प्रकार पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगता है, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगता है, उनकी जगह पर इस चिन्ह को प्रयोग किया जाता है। मगर इस वाक्य में हमेशा प्रश्न, जिज्ञासा या संदेह के आधार पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जहाँ प्रश्न करने या पूछने जाने का बोध हो। जैसे उदाहरण है, क्या आप गया से आ गए हैं, तो लास्ट में इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जहाँ स्थिति निश्चित ना हो, शायद आप पटना के रहने वाले हैं, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नंबर 6 है विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब विस्मयादिबोधक चिन्ह को अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है, जैसे कि इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह के अन्य नाम है आश्चर्यबोधक चिन्ह और संबंध बोधन चिन्ह। इस चिन्ह का प्रतीक होता है, प्रतीक या चिन्ह एक डंडा नीचे एक बिंदु होता है, तो इसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह हर्ष, भय, शोक, विषाद, आश्चर्य इत्यादि का भाव प्रकट करता है। ये सारी जगह सारे वाक्यों में प्रयोग हों ये शब्द, तभी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। संबोधन में प्रयोग किया जाता है इस वाक्य का। विस्मयादिबोधक अन्याय के बाद लगाया जाता है। नंबर 7 पढ़ेंगे उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह के कई अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है, जैसे कि अवतरण चिन्ह, उल्टा विराम, युगल पास। इस चिन्ह का प्रतीक चिन्ह होते हैं, ये भी इसके प्रतीक चिन्ह हैं। कभी कभी ऐसे भी चिन्ह 2 कॉमा लगाए जाते हैं। तो उद्धरण चिन्ह को जहाँ किसी कथन या सूक्ति का उल्लेख हो, किसी व्यक्ति की सूक्ति या कथन के पहले सदैव अल्पविराम का प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई कथन या सूक्ति आती है तो वहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। ये उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एकल उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। ये 2 प्रकार के होते हैं, एकल उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। एकल उद्धरण चिन्ह में संज्ञा या वक्ता के लिए पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, लेखक का शीर्षक। उदाहरण है किशोर भारती का प्रकाशन हर महीने होता है। तो कोई भी समाचार पत्र या लेखक के उपनाम हो या शीर्षक के पहले शीर्षक को दर्शाने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जूही की कली का सारांश अपनी भाषा में लिखो। सिद्धराज पागल एक अच्छी कवि हैं। प्रदीप एक हिंदी दैनिक पत्र है। इन समाचार पत्र यहाँ पर दर्शाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। सिद्धराज एक कवि का नाम है यहाँ पर, तो यहाँ पर एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नंबर 2 है दोहरा उद्धरण चिन्ह।
कथन, सूक्ति, कहावत, संधि आदि के प्रयोग के लिए। जहाँ पर कोई कथन, सूक्ति, कहावत या संधि हो तो वहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारतेंदु ने कहा, देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए। कोई कथन या सूक्ति होती है तो उसको इस तरह चिन्ह में दर्शा देते हैं, बीच में सेंटेंस को लिखा जाता है, तो वो दोहरा उद्धरण चिन्ह कहलाता है। नंबर 8 पढ़ते हैं समासिक चिन्ह। समासिक चिन्ह को कई दूसरे नामों से या अन्य संबोधित नामों से जाना जाता है, जैसे कि संयोजक चिन्ह, मध्यवर्ती चिन्ह या योजक चिन्ह। और समासिक चिन्ह का प्रतीक होता है, एक डैश जैसा प्रतीक होता है, इसे समासिक चिन्ह कहते हैं। समासिक चिन्ह का प्रयोग ज्यादातर द्वंद्व समास के शब्दों के बीच में किया जाता है। समासिक चिन्ह का प्रयोग जो द्वंद्व समास के शब्द होते हैं उनमें किया जाता है। जैसे माता पिता में द्वंद्व समास है, रण और भूमि में, आना जाना में। कुछ विपरीत अर्थक शब्दों के बीच भी किया जाता है, जैसे ठंडा गरम, खट्टा मीठा, आर्द्र और शुष्क में। तो इन सारे शब्दों में समासिक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो आप अच्छे से भली भांति समझ में आया गया होगा कि द्वंद्व समास वाले शब्दों में समासिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और विपरीत अर्थक शब्दों में भी ये समासिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 9 पढ़ेंगे कोष्टक। नंबर 9 पढ़ेंगे कोष्टक। ये कोष्टक तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है लघु कोष्टक, नंबर 2 होता है मझला कोष्टक, नंबर 3 वर्गाकार कोष्टक। तो आइए इनको एक एक डिटेल में पढ़ते हैं। लघु कोष्टक। लघु कोष्टक किसी विषय से संबंधित संकेतों का स्पष्टीकरण करता है। जो लघु कोष्टक होता है किसी विषय से संबंधित जानकारी देता है। लघु कोष्टक का प्रतीक होता है, इसका ये प्रतीक होता है लघु कोष्टक, ये छोटा ब्रैकेट होता है, इसे लघु कोष्टक कहते हैं। गांडीवधारी अर्जुन और सुदर्शनधारी कृष्ण की जोड़ी ने महाभारत रण कौशल दिखाया। नंबर 2 है मझला कोष्टक। मझला कोष्टक को अन्य नाम सर्पाकार कोष्टक है। इस चिन्ह का प्रतीक होता है, ये इस चिन्ह का प्रतीक है, इसलिए इसकी सांप जैसी कुछ आकृति है, इसलिए इसे सर्पाकार कोष्टक भी कहते हैं। आपसी संबंध दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पक्षी सजीव वर्ग का प्राणी है, तो यहाँ पर पक्षी के लिए पक्षी को सर्पाकार कोष्टक में बंद किया गया है, इसलिए यहाँ पर सजीव वर्ग का प्राणी है यहाँ पर दर्शाया है। और नंबर 3 पढ़ते हैं वर्गाकार कोष्टक। वर्गाकार कोष्टक का प्रतीक होता है, ये वर्गाकार का प्रतीक होता है, ये भूल सुधार या अनुवाद के संदर्भ में किया जाता है। जैसे रामचरितमानस एक अनूदित काव्य पुस्तक है। नंबर 10 पढ़ेंगे विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रतीक होता है, विवरण चिन्ह का ये प्रतीक होता है, अगर कोई शब्द लिख दिया और उसके आगे कोई शब्द लिखा है और ये विवरण चिन्ह लिख दिया तो इस शब्द की यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिलेगी, तो इसलिए इसे विवरण चिन्ह कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के वर्णन या विवरण लिखने में प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2019 चुनाव का विवरण, तो अब ये एक हेडिंग डाल दिया है वर्ष 2019 चुनाव का विवरण, तो यहाँ पर जो इसकी सारी जानकारी लिख दी जाएगी, तो इसलिए इसको विवरण चिन्ह कहते हैं। नंबर 11 है पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह का प्रतीक है, इसको 2 इन्वर्टेड कॉमा से दर्शाया जाता है। एक वस्तु को बार बार दोहराने से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। हम दैनिक जीवन में अपने कोई सामान की लिस्ट बनाते हैं या कोई कंपनी के लिस्ट रहते हैं, तो उनको बार बार लिखते हैं,
मगर उनकी क्वांटिटी सेम रहती है। कोई भी वस्तु होते हैं या आर्टिकल रहते हैं, उनकी क्वांटिटी सेम रहती है। जैसे आटा 5 kg है, चावल भी 5 kg रहने वाला है, तो हम दोबारा से 5 kg ना लिखकर इस तरह से 2 बार डैश लगा देंगे, तो ये पुनरुक्ति चिन्ह बन जाता है। तो इसलिए इसके नीचे हमारा 2 चिन्ह लगाने से बहुत समय बच जाता है। ऐसे ही दाल लिखेंगे 5 kg दाल, तो ये 2 चिन्ह लगा दिए। इसी प्रकार चीनी 5 kg होगी, तो इसे पुनरुक्ति चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। नंबर 12 पढ़ेंगे लाघव चिन्ह या संक्षेप चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रतीक होता है, लाघव चिन्ह का प्रतीक होता है ये एक बिंदु, गोल गोल बिंदु होगा, इसे लाघव चिन्ह या संक्षेप चिन्ह भी कहते हैं। संक्षेप चिन्ह एक चिन्ह है जो किसी शब्द, वाक्य या विचार को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लाघव चिन्ह वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जो किसी वाक्य या शब्दों को छोटा या शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, वहाँ पर लाघव चिन्ह होता है। ये किसी शब्द का पूर्ण रूप न देकर उसका संक्षिप्त रूप लिखा जाता है। ये शब्दों के लघुकरण में प्रयोग होता है। अब जैसे एक उदाहरण है लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग को इनने बहुत छोटे से तरीके में लिख दिया है लाघव चिन्ह का प्रयोग करते। लोक सेवा आयोग को बहुत छोटा लिखेंगे शॉर्टकट में। और कार्यालय संख्या ऐसे ही लिखते हैं। प्रधानमंत्री लिखना है तो हम प्रधानमंत्री इस प्रकार से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नंबर 13 है लोप चिन्ह या लुप्त पद चिन्ह। लोप चिन्ह को कई अन्य संबंधित या नामों से संबोधित किया जाता है। लोप चिन्ह का प्रतीक होता है, लोप चिन्ह का प्रतीक होता है डैश डैश। ये बिंदु होते हैं डैश डैश, इनको डैश डैश भी कहते हैं, या पॉइंट पॉइंट जो दर्शाएंगे, ये लुप्त पद या खाली स्थान को दर्शाते हैं। ये किसी वाक्य में खाली स्थान को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास का जन्म में हुआ था, तो ये खाली स्थान अगर यहाँ भरेंगे तो इस चिन्ह को लोप चिन्ह या लुप्त पद चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राजापुर गांव में हुआ था, राजापुर में हुआ था, तो ये लुप्त पद होगा। नंबर 14 है पाद चिन्ह। पाद चिन्ह को अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है। पाद चिन्ह को रेखा चिन्ह भी कहते हैं, रेखांकन भी कहते हैं। पाद चिन्ह का प्रतीक होता है, इसे अंडरलाइन कर देते हैं। यह शब्दों के ध्यानाकर्षण के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण है एक विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व है। तो कोई अध्याय है, उस अध्याय में एक ये विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व है, एक वाक्य लिखा है, तो उस वाक्य को अंडरलाइन अगर कर दिया गया है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व है, तो ये उस अध्याय में विशेष ध्यान जाएगा, आप एकदम उसको देख सकते हैं। तो इसको पाद चिन्ह से दर्शाया गया। ये पाद चिन्ह या रेखांकन चिन्ह कहते हैं, इंग्लिश में इसे अंडरलाइन भी कहते हैं। नंबर 15 है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह को अन्य नाम है गुरु चिन्ह। गुरु चिन्ह का प्रयोग यह है, ऐसे जैसा अक्षर होता है इसका, ये हिंदू में प्लुप्त स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है। मतलब ये प्लुप्त स्वर होता है, इसके उच्चारण में अधिक समय लगेगा। जैसे कि ओणम, ये संस्कृत में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग।
संस्कृत में ज़्यादा होगा। नंबर 16 है पाद बिंदु। पाद बिंदु का प्रतीक होता है, एक बिंदु होगा जो कि कोई अक्षर या शब्द के नीचे लिख दिया जाता है। ये हिंदी, अरबी, फारसी से आए शब्दों के नीचे लगने वाला चिन्ह होता है, ये पाद बिंदु कहलाता है। जैसे का के नीचे अगर ये पाद बिंदु लगा दिया तो ये अरबी का शब्द बन गया जाएगा। ऐसे ही जा के नीचे लगा दिया है। इस तरह से पाद बिंदु लगाते हैं। इनसे बनने वाले शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं, गजल, खौफ, खिदमत और जमीन। नंबर 17 है हंस पद। हंस पद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, वीडियो लेखपाल में हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आए हैं। घुमा फिरा कर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। हंस पद के कई अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है, जैसे कि त्रुटिपूरक चिन्ह, काकपद चिन्ह या विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। हंसपद चिन्ह का प्रयोग वहां पर किया जाता है जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो वाक्य में बीच में कोई अक्षर छूट जाता है, तो उस गलती को सुधारने के लिए हंसपद का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं, लिखने में कोई अक्षर छूट जाता है तो उसकी जगह हंसपद लगाकर ऊपर शब्द को लिख देते हैं। अगर कोई वाक्य में अक्षर छूट जाता है, जैसे मैं तुम्हें देना चाहता था, तो मेरा यहाँ कुछ छूट गया तो मैंने हंस पद लगाया और उसके नीचे ऊपर कुछ लिख दिया, तो ये मेरा वाक्य पूरा सही हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, इस तरह से लिखेंगे, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तो ये मेरा हंस पद लगा कर जो मेरा गलत वाक्य था, एक गलती हो गया था, मैंने इसको सही कर दिया। नंबर 18 है टीका सूचक चिन्ह या टिप्पणी चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह का अन्य नाम है टिप्पणी चिन्ह। इसको एक धन, दो धन या दो डैश डैश के द्वारा दर्शाया जाता है। पृष्ठ के नीचे या हाशिए में कोई सूचना देने के लिए तारांकित एक धन, दो धन देते हैं। जैसे महाभारत के शांति पर्व में शुद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर के शोकाकुल होकर पश्चाताप करने का वर्णन प्राप्त हुआ है। कोई बुक होती है या अध्याय के लास्ट में पेज के अंतिम सिरे पर एक ऐसा हाशिया लिख दिया जाता है, वहां पर इन चिन्हों का प्रयोग ज्यादा मिलेगा। नंबर 19 है तुल्यता सूचक चिन्ह। यह बराबरी या समानता का बोध कराता है। तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रतीक ये है, जैसे 1 किलो चावल बराबर 10 रुपए की है, 1 किलो दाल बराबर 15 रुपए की है, तो इस चिन्ह बराबर चिन्ह के द्वारा इसे पूरा कर देते हैं। नंबर 20 है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह 2 होते हैं, एक समाप्ति सूचक ये चिन्ह है, दूसरा समाप्ति सूचक चिन्ह ये है। ये वाला चिन्ह कोई अध्याय खत्म होता है, पाठ अध्याय या पाठ या अध्याय या पाठ या चैप्टर की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। और ये वाला पुस्तक की समाप्ति पर प्रयोग किया जाएगा। नंबर 21 है अपूर्ण सूचक चिन्ह। अपूर्ण सूचक चिन्ह का प्रतीक होता है, इसमें कट के निशान होते हैं, कट या गुणा के निशान, ये अपूर्ण सूचक चिन्ह है। किसी वस्तु में जब कोई आवश्यक भाग छोड़ दिया जाता है तो इसे अपूर्ण सूचक चिन्ह भी कहते हैं। इसे खाली स्थान भी कह सकते हैं, इसे खाली स्थान सूचक चिन्ह होता है, वैसे ही इसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 22 है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह ये डैश होता है, वास्तव में इसका ये प्रयोग चिन्ह होता है। जहाँ किसी कथन को दर्शाया जाता है वहां पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लाला लाजपत राय ने एक वाक्य कहा है, अंग्रेजों मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील साबित होगी। तो इस वाक्य में
लाला लाजपत राय उनके नाम के बाद में एक डैश का प्रयोग किया गया है, तो ये डैश निर्देशक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया है। आपको मेरा सेशन बहुत ही समझ में आया होगा, तो आज सेशन यहीं समाप्त होता है और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।